नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। एक चौपाई के साथ शुरू करते हैं। वो चौपाई कुछ ऐसे है, धनु पराव विष ते विष भारी। इसका मतलब है महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अगर किसी और के धन पर आप नजर डालते हैं तो विष से भी भारी है। लेकिन यह हास्यास्पद नहीं है कि जो इस बात का जिक्र कर रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है, आज चोरी उन्हीं के घर में हो गई। सही समझ रहे हैं, राम मंदिर में ये कहा गया कि भाई जिन राम ने अपनी पूरी माया छोड़ दी और सीधे वनवास चले गए, उन्हें माया से कोई लेना देना था ही नहीं। आज उन्हीं राम के घर में चोरी हुई है, और थोड़ी बहुत चोरी नहीं, और चोरी की भी किसने है? जिनको पहरेदारी की जिम्मेदारी दी गई थी। ये बहुत हैरान करने वाला मामला है, जिसने पूरे देश को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो जो चंदा आप मंदिरों में दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या नहीं, या वो किसी और के महलों को तैयार कर रहा है। क्योंकि नाम तो राम का लिया जा रहा है, लेकिन राम को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। राम मंदिर में जो कथित दान चोरी का मामला सामने आया है, उसमें हर दिन खुलासे हो रहे हैं और जो चौंका देने वाले हैं। एसआईटी गठित कर दी गई है और वो अपना काम कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब पूरी जांच करने के बाद लखनऊ आज लौट जाएगी। अभी का अपडेट क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो अभी का अपडेट यही है कि एसआईटी जो गठित की गई थी वो अपनी जांच करके संभवतः आज वापस लौट जाएगी। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट होती है, जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, जो पूरे मामले के लिए गठित की जाती है कि ये पूरी तरीके से इस पूरे मामले को देखेगी, हर एक एंगल को, और उसके बाद में रिपोर्ट अपनी आगे देगी। इसलिए एसआईटी गठित की जाती है। अब इसमें है कौन कौन वो भी हम आपको बता देते हैं। विजय विश्वास पंत 2004 बैच के अधिकारी इसमें हैं। किरण एस इसमें एक अधिकारी हैं, आईपीएस हैं 2008 बैच के, और नीलरतन कुमार यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के 1986 बैच के एक अधिकारी हैं। इन तीन की अध्यक्षता में ये जो कमेटी है वो पूरी जांच कर रही है, और उसके बाद आज अपनी रिपोर्ट वो संभवतः लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे देंगे। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला कुछ लाखों रुपए का या हजारों रुपए का नहीं है। ये आपकी हमारी गाड़ी कमाई की भी बात नहीं है, ये हमारी आस्था की बात है। हमने बहुत विश्वास के साथ भगवान राम को, चाहे कुछ रुपये ही सही, अब कैसे विश्वास किया जाए कि सिर्फ बड़े धन पे चोरी नहीं हुई है या बड़े दान पे चोरी नहीं हुई है। छोटे मोटे पैसे जो हम आप दे रहे थे, हो सकता है कि उस पर भी डाका डाला गया हो, और कैसे हुआ, कैसे उजागर हुआ, आप सबके जहन में ये सवाल होगा। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू होता है कि 7 जून को पवन पांडे, जो सपा सरकार में मंत्री थे, पहली बार वो सामने आते हैं और कहते हैं कि कम से कम 5 से 7 करोड़ के जो है दान घोटाला हो रहा है राम मंदिर के भीतर। जो भव्य दिव्य राम मंदिर बना है, जो पेटियां हैं जिसमें आप दान डालकर आते हैं, उसमें इतना बड़ा पैमाने पर घोटाला हो रहा है। इनका नाम है पवन पांडे, सपा सरकार में मंत्री। इसके बाद क्योंकि सपा इस वक्त विपक्ष में है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावों से पहले, राम मंदिर जिसको सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, और या यूं कहे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी पिछले कई दशकों से राजनीति करती रही और सफलता भी हासिल की, तो अखिलेश यादव को मौका मिला। 7 जून को पवन पांडे ने कहा, तो 8 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ये देखिए ये हो रहा है, राम भक्त अपना दान दे रहे हैं और ये राम भक्तों के साथ छलावा हो रहा है, इस पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ले, ये कहा गया। अब 9 जून को डॉक्टर रजनीश सिंह पहली बार लेटर लिखते हैं। ये बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। ये पहली बार जो है लेटर लिखते हैं पीएम को, और सीबीआई और ईडी की मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी की जो है इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, और इतने बड़े मंदिर से जुड़ा हुआ है जिसपे सालों से संघर्ष चला। लोगों ने छोटी छोटी, आपको याद होगा कि जब इस मंदिर के लिए चीज़ें जुटाई जा रही थी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी दान की गई थी। किसी की जितनी आस्था बनी उसने वो सब कुछ दान किया। तो ये बहुत बड़ा मामला था, और इसीलिए सीधे पीएम को उन्होंने लेटर लिखा। 9 जून को नृपेंद्र मिश्रा ने अब इस बाबत एक मीटिंग बुलाई, और जितने सदस्य थे सबसे उन्होंने बात की एक एक करके। अब नृपेंद्र मिश्रा यहां बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि बीते दिनों वो कई न्यूज चैनल्स को, एजेंसीज को इंटरव्यू दे रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो ये बताना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जब इंटरव्यू दिया है, हमारे नेटवर्क को भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी ये बात कह रहे हैं जरूरत है कि यहाँ एक संघीय ढांचा होना चाहिए, एक प्रशासनिक ढांचा। अब आप कहेंगे प्रशासनिक ढांचा कैसे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में
पूरी तरीके से एक प्रशासनिक ढांचा काम करता है। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, आप वहां देखेंगे कि पुजारी तो अपनी सेवा कर ही रहे, लेकिन वहां एक सीईओ भी नियुक्त है। वहां पर कार्यालय बना हुआ है, सीईओ जो है ना पूरा काम देखते हैं, उसकी जो आप जो दान देते हैं उसकी गणना होती है, और जो गणना की जा रही है, जो सेवादार वहां मौजूद होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। वहां पर बाकायदा सीसीटीवी फुटेजेस देखे जाते हैं और वो सीईओ वहां पर मौजूद होते हैं, तब वो गणना होती है। तो ऐसा ढांचा राम मंदिर में नहीं है। राम मंदिर में इस तरीके का कोई ढांचा, कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए राम मंदिर में ये होना चाहिए। ये नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मैंने एक सुझाव दिया है, मैंने एक बात कही है, अब उस पर सरकार को और बाकी लोगों को विचार करना है। तो नृपेंद्र मिश्रा 9 जून को मीटिंग बुलाते हैं। 10 जून को पीएमओ ने अब इस पर रिपोर्ट मांगी चंपत राय से कि रिपोर्ट दीजिए कि ये हुआ कैसे है, और अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो बात तो कुछ है, इस पर बात की जाए, जरा बताया जाए, क्योंकि ये सीधे मामला सरकार से जुड़ जाएगा। क्योंकि राम मंदिर लोग अपने आप बरबस बीजेपी का चेहरा याद कर लेते हैं। 11 जून को मंदिर के पूर्व प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आता है और वो इस बात को कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस से भी छेड़छाड़ की गई है। एक जगह अब 13 जून को एसआईटी गठित कर दी जाती है। अब आप कहेंगे कि गणना होती कैसे है, तो देखिए, जब अस्थायी मंदिर था, अस्थायी मंदिर का मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी, उस टाइम एक अस्थायी मंदिर बनाया गया था और वहां पर सारी मूर्तियों को रखा गया था। उसके पास एक चौकी है, वहां पर पहले गणना होती थी। जितना भी दान जाता था, एक दान पेटियां, जो 4 दान पेटियां बनी है उनमें दान आप डालते थे, तो वो सारा का सारा चौकी में गिना जाता था। लेकिन जब मंदिर बना, तो जब आप जितने लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को वो याद करेंगे, तो जब आप मंदिर के भीतर जाते हैं बाहर की तरफ से, तो एक पूरा कार्यालय बना हुआ है, उसके बेसमेंट में पूरी की पूरी जो है ये गणना होती है। अब इस गणना के दौरान कौन कौन मौजूद रहता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी हेराफेरी यहीं से शुरू होती है। तो टीसीएस के कुछ कर्मचारी होते हैं, ट्रस्ट के 24 कर्मचारी होते हैं, 12 लोग उन पर निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, 6 लोग, क्योंकि जो पैसा जाता है वो एसबीआई में जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा या बाकी बैंक्स में भी अकाउंट्स हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो अकाउंट्स हैं वो एसबीआई में अकाउंट्स हैं। और 6 लोग संविदा पे भर्ती किए गए थे, वो 6 लोग, और उन 6 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। और ये कहा गया कि 6 लोग भी ये वो रखे गए जो ऊपर मैनेजमेंट ने कहा कि भाई इन 6 लोगों को आप रखिए, ये 6 लोग हिसाब किताब रखेंगे, इसलिए ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो एसबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई। अब यहां से ये इस तरीके से गणना होती है, लेकिन इतने पर चीजें नहीं खत्म हुई हैं। बड़ी बात यह है कि ये तो सिर्फ इसकी हेराफेरी देखने को मिली है। अच्छा, जब आप अयोध्या के पत्रकारों से बात करेंगे, जो वहां के लोकल पत्रकार हैं, उनमें से कुछ पत्रकारों ने हमें फोन पर बताया, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये भी तो सीसीटीवी की निगरानी में हो रहा। तो उन्होंने कहा कि बस जब बंडल जाते हैं तभी हेराफेरी होती है। और ये भी बताया गया कि वॉशरूम के पास जाकर भी कुछ कुछ चीजें रखी गई, बंडल्स रखे गए, नोट रखे गए, और वहां से ये पूरी हेराफेरी शुरू होती है। टिन्नू यादव, सबसे बड़ा रोल उसी का है। टिन्नू यादव को बताया जाता है कि एयरपोर्ट के पास उसकी जमीन है। सोचिए आप, एयरपोर्ट सबसे एक ऐसी जगह है इस वक्त अयोध्या में कि वहां पर कभी कौड़ियों के दाम पर जमीन मिला करती थी, आज वो जमीन सोना उगल रही है, क्योंकि जो वहां पर जमीन लेगा उसकी जमीन का पैसा बढ़ेगा। तो ये कहा गया कि वहां पर उसकी जमीन है, जहां उसने कई कमरों का मकान बनाया हुआ है और वो आराम से चला रहा है। अब उस पर वो सफाई दे रहा है, भाई मैंने तो ऑटो चलाया था, उससे कमाई की थी, तब वो हुआ है, कोई करोड़ों की जमीन नहीं है। वो ड्राइवर ही था, ये भी बताया गया कि वो ड्राइवर ही था। और मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े व्यक्ति से, हम यहाँ नाम कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जब जांच में चीजें सामने आएंगी तो हम आपके सामने नाम भी रखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े व्यक्ति से उसके बहुत करीबी थे, उनके ड्राइवर के तौर पर भी काम किया, उनके बहुत करीबी रहे। और उन्हीं के कहने पर टिन्नू यादव को लोग, महाराष्ट्र के लोग तो बताते हैं कि टिन्नू यादव को और उनके सहयोगियों को ही समझते थे कि तो बहुत बड़े आदमी, इन्हीं के थ्रू जाना है। अब बात आती है कि सोने चांदी की चीजें कहाँ से चीजें सामने आई। तो एक अनिल विश्वकर्मा, एक ज्वेलर हैं, जो 29 अक्टूबर को 200 किलोमीटर पैदल चल के 200 किलोमीटर पैदल चल के पूरे जत्थे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अयोध्या पहुंचे। बच्चों के पांव में छाले तक पड़ गए थे, ये बुरी हालत हो गई थी। लेकिन उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी कि ये पूरा हो जाएगा तो हम 200 किलोमीटर चल के जाएंगे। वो 200 किलोमीटर चल के गए। तो उन्होंने चढ़ावे में क्या चीज़ें चढ़ाई, 3 किलो चांदी का हार चढ़ाया, 64 जो रिव्यू के हैं वो चरण पादुकाएं चढ़ाई उन्होंने, और 1 किलो के करीब इनकी भी मात्रा थी। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने चढ़ा दिया, हम लेके गए, ये टिन्नू यादव और एक व्यक्ति और हमें वीआईपी रास्ते से अंदर लेकर गया और वहां पर सामने तो रख दिया भगवान के, लेकिन हमने कहा रसीद दो। तो टिन्नू यादव ने कहा कि पहले बड़े भाई साहब को दिखाई जाएगी। भाई साहब वो चंपत राय को कहता है कि भाई साहब को दिखाई जाएगी, उसके बाद हम आपको रसीद देंगे।
फिर बाद में भाई साहब को भी दिखाई गई, फिर भी रसीद नहीं दी गई, टाल मटोल की गई, और उसके बाद में ये कहा गया कि भाई अब तो दे दीजिए। तो कहा गया कि आपकी जो सारी चीज़ें ये कोलकाता भेज दी गई हैं, ये ईंट की फॉर्म में बना दी जाएंगी, और जबकि बर्तन की या किसी चीज़ की भगवान को ज़रूरत होगी, हम भगवान को वो समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से ये सामने आया कि भाई जो ये सोने चांदी की आप ये चीज़ें ले रहे हैं, इसकी रसीद तक नहीं दी जा रही है, इससे पता चला। और कई सारे लोग हैं जिनके नाम सामने आए, और इन लोगों ने किस तरीके से बड़े बड़े, जिसमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, केडी तिवारी, 1.5 करोड़ की जमीन है केडी तिवारी की। इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसमें 2 साल के भीतर भीतर ऐसा इजाफा हुआ, 2 से 3 साल में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली। इसीलिए एसआईटी अब इनसे भी जांच कर रही है कि 3 सालों 4 सालों में ऐसा कौन सा धन अर्जित हुआ कि कोई जो ड्राइवर था वो एयरपोर्ट के पास जमीन ले रहा है, कोई 1.5 करोड़ की जमीन ले रहा है। ये सभी कुछ आधार बन रहा है, लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और आज किस तरीके से राम के नाम पर कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लेकिन ये राम नाम की लूट नहीं है, राम के नाम पर लूट जरूर है। एसआईटी क्या कहती है इंतजार करना होगा, लेकिन इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के भीतर ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।